ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हम डाइजेशन पे आ गए। हमने अपने ऑर्गन्स सारे पढ़ लिए, हमने अपनी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल को बहुत अच्छे से जान लिया, बकल कैविटी से लेके एनस रीजन तक। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को सब बता दिया। ठीक है, अब पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट पर किस किस तरीके से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच काइंड ऑफ एंजाइम्स, अब हम वो सब जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बेटा, आप लोगों को इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एंजाइम्स, कहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है वो याद करना पड़ेगा। बहुत सिंपल वे में आप लोगों के सामने नोट डाउन करा है, समझाने की कोशिश करूंगी। फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो आप लोग जरूर पूछ लेना मेरे से। ठीक है, चलो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम सबसे पहले जानेंगे। हमने फूड खाया, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और फैट प्रेजेंट है। यही तीनों क्या है? मेजर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनका सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना जरूरी है। जब तक जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, जब तक वो 3 कार्बन या 2 कार्बन या 1 सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक सेल उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और जब तक सेल एब्जॉर्ब नहीं करेगी तब तक एनर्जी का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी को, जो भी हम इतने सारे 24/7 हम वर्क कर रहे हैं, रात को सोते वक्त अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस, हमें जो सेंसेस होते हैं वो सब हमें फीलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और रोज आप लोग जो उठ कर लेक्चर्स देखते हो, चाहे फिर वो स्कूल के हो, चाहे फिर वो यहाँ कोचिंग के हो, ठीक है, आपके पास आपके जो ब्रेन सेल्स जो एक्टिव है बिकॉज ऑफ दूस फूड पार्टिकल्स, जिनका ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है और सेल्स के अंदर एसिमुलेट होना बहुत जरूरी है टू मेक दी एनर्जी। अब मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम अपने इस 10th लेवल के स्टैंडर्ड तक जानेंगे वो कौन कौन से? स्टार्च है, सुक्रोज है, सेलुलोज है और लैक्टोज है। ठीक है, अब देखो इधर, सबसे पहले हमने जो इनटेकिंग करी, कहाँ से करी? माउथ से। सी बेटा, पहले तो तुमको ये जानना है कि डाइजेशन कौन सी प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 सिचुएशंस प्रेजेंट होती हैं या फिर 2 तरीके से डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें हम च्यूइंग कर रहे हैं, मास्टिकेशन कर रहे हैं फूड को, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हैं उनको बहुत स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस मास्टिकेशन ऑफ अ फूड पार्टिकल इज नेसेसरी? ये जो मैकेनिकल डाइजेशन है इसकी जरूरत क्या है? ये आप लोग मुझे इसका आंसर भेजेंगे। दूसरा आ गया हमारे पास में केमिकल डाइजेशन, जो हमने ये पढ़ रहे हैं। केमिकल डाइजेशन मतलब जब फूड पार्टिकल्स क्या हो गए, बॉल्स बन के अब हमारे माउथ से होता हुआ इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जिस वजह से सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस मिक्स होती है डाइजेशन के अंदर, देन वी कैन से कि हाँ कंप्लीट डाइजेशन प्रॉपर पूरी तरीके से हो गया। ठीक है, सबसे पहला इंजेक्शन प्रोसेस मतलब माउथ में हमने जो फूड इंटेकिंग करी इन द बकल कैविटी, तो हम सबसे पहले वहां जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोल चुका है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम प्रोटीन और फैट की बात करेंगे तो वो फिर स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी टंग से, हमारे माउथ रीजन से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे? बकल कैविटी वी नो सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी? सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करती हैं। डाइजेशन बिगिंस इन बकल कैविटी। सलाइवरी अमाइलेज जो कि कहां से रिलीज हो रहा है? 3 मेजर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी सलाइवरी ग्लैंड। बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पर हम 3 मेजर ग्लैंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, उससे सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है। वो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है। स्टार्च ब्रोकन हो जाता है ड्यू टू दी सलाइवरी अमाइलेज। स्टार्च किसमें ब्रोक हो जाता है, यही आप लोगों को समझना है। स्टार्च गेट ब्रोकन इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज यूनिट। ठीक है, स्टार्च क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये कन्वर्ट होता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में। दिस इज माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, डाइसैकेराइड्स यूनिट बोलते हैं। फिर बाद में और फर्दर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज वगैरह में, ये भी फर्दर फिर और कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, सुक्रोज में, फ्रक्टोज में, जो कि मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पॉलीसैकेराइड यूनिट है। ये मतलब बहुत सारे कार्बन की चेन है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं फिर 2 कार्बन की चेन्स में, दैट इज माल्टोज और
आइसोमैल्टोज। ठीक है, अब रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन चलती है कहाँ पे, हमारे बकल कैविटी के अंदर। स्टार्च के ऊपर जब पर्टिकुलर स्टार्च जो प्रेजेंट है हमारे फूड पार्टिकल के अंदर, उस पर अमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम, ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवा है, उसमें अमाइलेज के साथ साथ टाइलिन एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, डायस्टेज भी कहते हैं, हमने जाना था इसका दूसरा नाम। तो ये दोनों ही एक्ट करते हैं स्टार्च के ऊपर और ये कन्वर्ट करते हैं इसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज के अंदर। बात समझ आ गई। अब ये आइसोमाल्टोज और माल्टोज जो यूनिट है वो हम एंगल्फ कर देते हैं, निगल जाते हैं पर्टिकुलर फूड बॉल्स के अंदर, हम उसको निगल जाते हैं। कन्वर्जन हो गया, देखो माउथ के अंदर स्टार्च तो टूट गया भाई, इसके अंदर माल्टोज और आइसोमाल्टोज में टूट गया। अब हमने उसको क्या कर लिया, एंगल्फ कर लिया। अब ईसोफेगस में फूड पार्टिकल गया, तो ईसोफेगस में बेटा कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। ईसोफेगस सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ठीक है, इसका काम क्या है, माउथ से फूड पार्टिकल्स को उठा के कहाँ पहुंचाना, स्टमक तक पहुंचाना। फाइन, अब स्टमक में आ गया फूड, स्टमक में फूड आ गया, तो स्टमक में तो फूड आते से डर गया, क्योंकि वहां पे क्या है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में फूड पहुंचते से वहां पे क्या हो गई, एक हलचल हो गई। एमाइलेज तो खैर वहां पे काम करता ही नहीं है, और ड्यू टू दिस एसिडिक मीडियम टाइलिन भी क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। स्टार्च के अंदर स्टार्च को कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है टाइलिन के अंदर, वो ईसोफेगस तक तो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन स्टमक में जाते से ही वो भी अपना काम करना बंद कर देता है। स्टमक में क्या बोलता है, स्टमक क्या बोलता है कि मैं बाहर वाले एंजाइम्स को अलाउ नहीं करूंगा, मेरे पार्ट के अंदर मैं बाहर वाले फूड जो एंजाइम्स हैं उनको मैं फूड को डाइजेस्ट करने नहीं दूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास में अपने खुद के एंजाइम्स हैं। तो जो बाहर के एंजाइम्स थे, सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, उसने बोला आपने बाहर तक अपना वर्क कर लिया, बस वही की वही रहो। लेकिन टाइलिन तो जबरदस्ती घुस जाता है स्टमक में, नहीं मैं तो जाऊंगा। वहां जाते से वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्टमक ने उसको खत्म कर दिया, उसके काम को उसने रोक दिया। फाइन, इतनी चीज समझ आ गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया, ड्यूडेनम रीजन में, स्टमक से फूड कहां गया, ड्यूडेनम रीजन में आया, थ्रू दी पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला, फूड गया ड्यूडेनम में। अब वहां पे पेंक्रियाज है और वहां पे बाइल जूसेस भी आते हैं, पेंक्रियाटिक जूसेस भी आते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस भी प्रेजेंट है ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम इटसेल्फ अपने आप में एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वहां पे इंटेस्टाइनल जूसेस भी होंगे। तो ये रहे ये 3 डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब लेकिन क्या तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं क्या, नहीं, बाइल जूसेस नहीं करता, वो तो फैट का डाइजेशन करता है, लाइपेज एंजाइम, बाद में देखेंगे हम। अब हम सबसे पहले देखते हैं पेंक्रियाटिक जूसेस। तो पेंक्रियाटिक जूसेस के अंदर पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम होता है, ये रहा, या फिर उसको हम एमाइलॉप्सिन भी कहते हैं, ये नाम भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल अभी आया, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो स्टार्च है वो हमारे बकल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता और एज इट इज हमारे स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो जो रिमेनिंग स्टार्च जो बच गया, अब उसको कौन कन्वर्ट कर रहा है माइल्टोज और आइसोमाल्टोज में, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। बकल कैविटी में इन दोनों में कन्वर्ट कर रहा था स्टार्च को कौन, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन पेंक्रियाज के अंदर स्टार्च को माइल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है कौन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक अमाइलेज के लिए जो मीडियम चाहिए, पीएच मीडियम जो चाहिए, वो 4 to 11 आराम से क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। अच्छा, इसके ऊपर मेरे पास 2 क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों से पूछती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, उसको मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो सलाइवरी अमाइलेज है बेटा, वो अनकुक्ड फूड को डाइजेस्ट नहीं करता। सलाइवरी अमाइलेज, मैं सलाइवरी अमाइलेज की बात कर रही हूँ, पेंक्रियाटिक अमाइलेज की बात नहीं कर रही हूँ। सलाइवा में जो अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है वो अनकुक्ड
फूड को डाइजेस्ट नहीं करता। समझ में आई मेरी बात को? मतलब अनकुक्ड स्टार्च, वो फूड जिसमें स्टार्च होगा लेकिन वो अनकुक्ड होगा, जैसे कि कच्चे चावल, रॉ राइस, या फिर आलू। हमने पोटैटो को कुक नहीं किया और उसको ऐसे ही काट के खा लिया, तो हमारी सलाइवा में जो अमाइलेज है वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, मतलब उसको माल्टोज या आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो। लेकिन अब आगे इधर ध्यान दीजिए, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दी। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये था, याद आ गया फिर से मुझे, कि ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये कौन से लेट मी राइट दिस क्वेश्चन विद ब्लैक मार्कर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, आप लोगों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। कौन से टेम्परेचर पे ये जो सलाइवरी अमाइलेज है प्रेजेंट इन अवर सलाइवा प्रॉपरली एक्ट करता है, ये मुझे बताना है आप लोगों को। आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, कि सलाइवरी अमाइलेज किस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी पे एक्ट करता है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं, हम अपने दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। पेंक्रियाटिक अमाइलेज मैंने आप लोगों को बताया, ये जो स्टार्च बच जाता है डाइजेस्ट होना कहाँ पे, माउथ के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाता है। फर्दर पेंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज को डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पे ये जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है ये अनकुक्ड स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर देता है। मतलब अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सोचने लग जाएं कि यार अगर हम रॉ राइस या रॉ पोटैटो, ठीक है, हमने खा लिया, तो क्या हमारा ये स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन वो हमारे माउथ में नहीं होगा, वो हमारे पेंक्रियाटिक अमाइलेज की वजह से कहाँ पे होगा? जॉर्जिनम में होगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, जॉर्जिनम एंड जेजुनम रीजन के अंदर होगा। ठीक है, यहां पे डाइजेस्ट होगा अनकुक्ड स्टार्च या फिर रेस्ट ऑफ दी स्टार्च। अब फर्दर जेजुनम और इलियम रीजन में गया वो फूड पार्टिकल, यहां से होता हुआ तो इंटेस्टाइनल जूसेस भी प्रेजेंट है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक जूसेस तो आ ही रहे हैं डियोजिनम के अंदर, फूड पॉलिस के साथ में मिक्स हो रहे हैं, पर इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस भी तो है, तो इंटेस्टाइनल अमाइलेज वो भी स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। तो हर जगह पर स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है? माल्टोज और आइसोमाल्टोज यूनिट के अंदर। ठीक है, बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू, पेंक्रियास की वजह से पेंक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू एमाइलॉप्सिन, और इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस में कंटेन है इंटेस्टाइनल अमाइलेज। क्लियर हो गई बात? अब फूड क्या हुआ भाई, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था वो डाइजेस्ट हुआ, लेकिन अभी भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी भी प्रॉपर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हुआ। मतलब पॉलीसैकेराइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स, बट अभी मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो अब वो स्टोरी स्टार्ट होगी, क्योंकि डाइसैकेराइड्स में तो कन्वर्जन हो गया, फाइन। अब इलियम रीजन में फूड जाने वाला है, वहां पे मेजर एब्जॉर्प्शन होने वाला है, तो इंटेस्टाइन के अंदर अब क्या होना स्टार्ट होगा? प्रॉपर डाइजेशन अब स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सारे के सारे जो डाइसैकेराइड्स है कन्वर्ट होंगी या तो मोनोसैकेराइड्स में। कैसे? ऐसे देखो, अब माल्टोज इंटेस्टाइनल जूसेस, माल्टेज है वो कन्वर्ट कर देगा माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब जो डाइसैकेराइड्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 यूनिट के अंदर, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की 2 यूनिट बनाएगा। किसकी वजह से? माल्टेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, आगे आ जाओ, आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टेज एंजाइम आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को, लैक्टोज पता है ना किसमें प्रेजेंट है? मिल्क में,
सुक्रोज पता है ना किसमें प्रेजेंट है, जो हमारी एडिबल शुगर होती है वो शुगर कार्बोहाइड्रेट है, तो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा लैक्टेज किसके अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। तो ये जो चार चीजें हैं ये जो हमें याद रखनी है कि मैल्टोज किसमें कन्वर्ट होता है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज किसकी वजह से, माल्टेज एंजाइम की वजह से, ठीक है। लैक्टोज कौन से एंजाइम की वजह से, लैक्टेज की वजह से किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज के अंदर। सुक्रोज है वो किसकी वजह से, सुक्रेज एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। आइसोमाल्टोज कन्वर्ट होगा 2 ग्लूकोज यूनिट में किसकी वजह से, आइसोमाल्टेज एंजाइम की वजह से। तो आपने एक चीज नोट करी कि जो एंड प्रोडक्ट है किसका, स्टार्च का, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च मतलब हमने जो स्टार्च खाया बकल कैविटी से होता हुआ स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन तक किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई है फिर उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेजल्स में ट्रांसफर कर देती है। तो वो क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। देखने से पता चल रहा है। एंड प्रोडक्ट्स ग्लूकोज, देखो हर जगह ग्लूकोज पाइन, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये 3 यूनिट हैं जो कि एंड प्रोडक्ट है स्टार्च के। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन फिनिश। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना हमें, क्लियर हो गई बात। कहां पे किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट पर कौन कौन से एंजाइम एक्ट हो रहे हैं और पर्टिकुलर एंजाइम से कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस मोनोसेक्राइड यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सब बता दिया, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया, अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं बच्चों। सी, बकल कैविटी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक के अंदर से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सिंपल सिंपल सा समझते हैं। स्टमक के अंदर हमने 3 पार्ट्स जाने थे, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ठीक है। तो तीनों की ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है वहां पे, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड का कोई काम है नहीं, समझ में आई बात बेटा। एक मिनट बेटा, तीनों ग्लैंड में से यही 2 ग्लैंड इंपॉर्टेंट है जिसके पास में कई सारी सिक्रीट करने के लिए सेल्स प्रेजेंट है। पाइलोरिक ग्लैंड के पास में सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक्सेल रिलीज होता है, ठीक है। अब कार्डियक ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है। फंडिक रीजन के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है बेटा उसमें देखो आप, चीफ सेल्स, फंडिक ग्लैंड के अंदर चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, जी सेल्स प्रेजेंट है। जी सेल्स तो पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होती है। चीफ सेल्स है पैराइटल सेल्स। चीफ सेल्स है वो क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, ये एंजाइम रिलीज करती है। याद रखना है हमें ये चीज। फंडिक ग्लैंड मतलब स्टमक का जो फंडिक रीजन है वहां पे जो फंडिक ग्लैंड्स है उनके अंदर चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स प्रेजेंट है। ये चीफ सेल्स सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ठीक है। और पैराइटल सेल्स है वो सिक्रीट करती है HCl, ठीक है। अब ये लोग ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं देखो इधर, पेप्सिन, चीफ सेल्स के द्वारा जो पेप्सिन सिक्रीट होता है बेटा वो पेप्सिन में नहीं इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। किस फॉर्म में, पेप्सिनोजन, यहां मैंने लिखा हुआ है सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन, आप लिख सकते हैं किसकी, चीफ सेल्स के द्वारा, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि जो पेप्सिन है वो चीफ सेल्स के द्वारा रिलीज होता है लेकिन पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता है, वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसको एक्टिवेट करता है HCl, किसमें, पेप्सिन के अंदर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चले अब जब डाइट के अंदर प्रोटीन आता है, सी जैसे ही हमारे डाइट में प्रोटीन है, स्टमक की जो चीफ सेल्स है उसने क्या किया, पेप्सिनोजन को रिलीज किया। अब क्योंकि स्टमक के अंदर HCl भी है तो जब पेप्सिनोजन HCl के साथ में रिएक्ट करती है तो तुरंत पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है पेप्सिन में। और ये पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कब होगा, जब स्टमक की सेल्स को पता चल जाएगा कि प्रोटीन एंटर कर चुका है, ठीक है। तो तुरंत प्रोटीन के ऊपर ये पेप्सिन क्या करेगा, एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स के अंदर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, फर्दर मूव कर गया। अब बच्चों की ये तो बात हो गई एडल्ट की, पर बच्चे
बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट बेबीज होते हैं बेटा, उनके अंदर ये पेप्सिन के बजाय रेनिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है, क्योंकि रेनिन एक्ट करता है मिल्क प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, रेनिन एक्ट करेगा मिल्क प्रोटीन पर। प्रोडक्ट भी क्यों, मिल्क के प्रोटीन में रेनिन जो है, प्रोटीन किस फॉर्म में है, रेनिन फॉर्म में है मिल्क के अंदर, उसके प्रोटीन पर एक्ट करेगा। केसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये वाला मिल्क के अंदर, तो उसके ऊपर एक्ट करेगा रेनिन। अब रेनिन भी यही जो चीफ सेल्स हैं प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करते हैं और इसको दोबारा HCl कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन, HCl। मतलब सेम ऐसे हो गया कि प्रोरेनिन है, उसको HCl एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, दैट इज रेनिन। ठीक है, क्लियर। बच्चे ने दूध पिया, पता चल गया कि मिल्क प्रोटीन आ चुका है, तो तुरंत चीफ सेल्स प्रोरेनिन रिलीज करेगी, HCl के साथ में वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा रेनिन के अंदर। अब मिल्क के अंदर केसीन प्रोटीन है, उस पर एक्ट करेगा रेनिन, रेनिन उसको कन्वर्ट करेगा पैराकैसीन में, एंड देन फिर ये पैराकैसीन के ऊपर, क्योंकि अब ये सॉल्व और छोटा ब्रेकडाउन हो गया, अब इसके ऊपर एक्ट करेगा पेप्सिन, और ये पेप्सिन फिर फर्दर कन्वर्ट कर देगा पैराकैसीन प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड स्टमक से होता हुआ अब कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब ये जो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स है, किसके फॉर्म है, प्रोटीन के, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, थोड़े सब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुए, अभी प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाइड नहीं हुए हैं ये, मतलब अमीनो एसिड के अंदर या मोनोपेप्टाइड्स के अंदर ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं। पॉलीपेप्टाइड्स हैं, डाइपेप्टाइड्स यूनिट्स में कन्वर्ट हुए हैं, अब उनको सिंगल पेप्टाइड यूनिट में कन्वर्ट करना है, या फिर कह सकते हैं अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स अब फर्दर मूव करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा पेंक्रियाटिक ज्यूसेस, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है। अब ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कमाल करता है, देखो ट्रिप्सिनोजन, एक्चुअली ट्रिप्सिन, जिस तरह से यहाँ पे स्टोरी है कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको HCl कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन के अंदर, ऐसे ही सेम एंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज होता है पेंक्रियाटिस के थ्रू। एंटेरोकाइनेज इज अ पेंक्रियाटिक ज्यूसेस, ठीक है, और इंटेस्टाइनल ज्यूसेस भी इसमें मिक्स होते हैं। ये क्या करेंगे, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेंगे ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स मतलब इंटेस्टाइनल ज्यूसेस या इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन जो कि पेंक्रियाटिक ज्यूसेस के अंदर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन फिर क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर, मतलब ये सारे इनएक्टिव फॉर्म है, इनको एक्टिवेट कर देगा। तो ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, और जो पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस है वो ट्रिप्सिन की वजह से कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो, अब ये जो काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, ये जो एंजाइम्स है बेटा, ये एक्ट करेंगे इन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर, और सॉरी इन पर एक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल पेप्टाइड यूनिट्स के अंदर या फिर एमिनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये टूटकर टोटल हमारी बॉडी के अंदर 20 एमिनो एसिड्स बनती हैं, और ये ही एमिनो एसिड्स आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हमारी जो सेल साइकिल होती है और ये जो हमारे जेनेटिक कोड्स बनते हैं ना, जो मैं आपको जब हम फर्दर क्लासेस में अच्छे से समझेंगे, जो हर एक सेल को जो इनका जेनेटिक कैरेक्टर मिल रहा है, और ड्यू टू दीज प्रोटीन, इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन डाइट में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे जो एमिनो एसिड्स बनते हैं वो बाद में हमारी जेनेटिक कोड बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अभी आगे हम जानेंगे डाइजेशन ऑफ फैट।